जय हिंद दोस्तों। अभी हम इस वीडियो में साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हो तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रट कर ही जाना, क्योंकि 100% दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर आप लोग याद कर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में ना सारा क्वेश्चन याद करा देता हूँ, ताकि आपका ना एक ही वीडियो से 15 से 20 नंबर आराम से आपका मिल जाए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई भी इकाई नहीं होता है, कोई भी उसका एसआई मात्रक नहीं होता है। तो हम लोग आंसर टिक लगाते हैं मात्रक विहीन पर, क्योंकि मात्रक विहीन का मतलब होता है यूनिटलेस, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप लोग आंसर डी नंबर पर टिक लगाइएगा, जहाँ भी दिया रहे जिस ऑप्शन में भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। दोस्तों जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कांच में अलग होगा प्रकाश का चाल, निर्वात में अलग होगा, और वायु में अलग होगा, कांच में अलग होगा, पानी में अलग होगा। मतलब कि हर मीडियम में ना, हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। दोस्तों आप सबको याद रखना है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप सबको याद रखना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होता है। तो इसे आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है चौथा नंबर। ये क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आपका आंसर हो जाएगा 4 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। मतलब कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। दोस्तों एक और आपको बात बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि आप लोग का फरवरी में हर साल एग्जाम होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि जिस दिन जिस विषय का पेपर होता है ना, वो पेपर आधा घंटा पहले ही लीक हो जाता है, यानी कि वायरल हो जाता है, लीक हो जाता है। आप लोग जानते होंगे। तो जो लड़के नहीं पढ़े होते हैं उनके हाथ में पेपर वो लग जाता है, या फिर थोड़ा सा भी वो सब लड़के देख लेते हैं ना पेपर, तो 5 मिनट के अंदर जाकर एग्जाम में दनादन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही सही टिक लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है। ठीक है ना। ऐसा दोस्तों अगर हमारे साथ भी होगा तो मैं आप लोग को हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो इस चैनल के माध्यम से या तो फ्री वाले व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। जो हो सके उसके माध्यम से अगर हेल्प होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर कर पाऊंगा, हम भी मतलब कि कर पाएंगे। ठीक है ना। ऐसा दोस्तों आप केवल अपने मन में ही सोच के रखिएगा, कमेंट में या फिर फ़ोन करके हमसे मत पूछिएगा। ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बस आप लोग को इतना मैं बता दिया कि या तो चैनल के माध्यम से या तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हेल्प होगा तो ज़रूर करेंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना। और बाकी सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। अपनी पढ़ाई आप लोग ना एकदम बरकरार रखिएगा। हम लोग उस पर उतना भरोसा थोड़ी ना करेंगे जी, कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग अगर होगा तो ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। तो छठा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आता है 7 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना तो उल्टा और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब ना सीधा एवं हरासित होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पीतल का उपयोग हम लोग लेंस बनाने वाले पदार्थ में नहीं कर सकते हैं। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है
निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। देखो कितना उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन या फिर परिवर्तन दोनों के तो दो दो नियम होते हैं ना, तो आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। बस पूछा है कैसा होगा। तो अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी अगर प्लस में होती है तो वो दर्पण हमारा उत्तल होगा। तो इसमें फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया है तो आपका जो दर्पण होगा ना वो उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता, अवतल हो जाता, क्योंकि अवतल लेंस अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देख लो दोस्तों अभी क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो दोस्तों फार्मूला होता है f बराबर r/2। अगर f बराबर r/2 दिया रहे सही है, नहीं दिया रहे तो r में f में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2f बराबर आपका r हो जाएगा। अब 2f बराबर r देखिए कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया गया है, यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 17 नंबर। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। मतलब कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो आपका 17 का आंसर होगा अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर अभिसारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। और आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ना, अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि अवतल लेंस का आवर्धन। दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन v बटे u हो जाएगा। आपका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है। दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 20 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। आपका 21 का आंसर 2 मिल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन अगला है दोस्तों 22 नंबर। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका, यानी कि शुक्रवाहिका। यहाँ पर शुक्र होगा, ठीक है ना, शुक्रवाहिका आप लोग टिक लगा दीजिएगा सी नंबर पर। बहुत जगह पर शुक्रवाहिका भी ऐसा ही लिख देता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नर इगमक एवं मादा इगमक के संलग्न को कहते हैं। दोस्तों नर इगमक एवं मादा इगमक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों निषेचन आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन डी नंबर में ऑप्शन एक जरूर दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप डी नंबर पर टिक लगाइएगा, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो निषेचन होता है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन दोस्तों ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 26 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक ज़रूर करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चैनल और ग्रुप 2 आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ओके। चैनल ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल सब्सक्राइब करना, वो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, द्विखंडन होता है। दोस्तों द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया सभी में होते हैं ना, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सभी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है, किस जीव में बहुखंडन होता है, तो मलेरिया परजीवी में। ऑप्शन नंबर आपका 29 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम के कौन सा भाग में कायिक परिवर्धन होता है, तो पतिया वाली भाग में होता है, पतिया है, ठीक है ना, जो पत्ता होता है ना उस भाग में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि मानव मादा के अंडाणु में निषेचन होता है। क्वेश्चन पूछा है मानव मादा के अंडाणु में निषेचन होता है क्या, तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु कहाँ निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में यानी कि नलिका में। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर दोस्तों। 32 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, तो ईस्ट में, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ईस्ट हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रा नहीं दिया है ना। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 34 नंबर कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। देखो यहाँ पर शुक्रवाहिका नाम दिया ना, तो शुक्रवाहिका कहीं देता है, कहीं पर शक्रवाहिका देता है, तो इसे आपको याद रखना है। और अगला दोस्तों क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। दोस्तों परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। आंसर आपका 35 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है ना 36 नंबर, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है जी। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका से भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक कहते हैं। अब आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 37 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय वाला भाग ना फल में बदल जाता है। 37 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अंडाशय वाला भाग, ठीक है ना, ओके। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित होता है। दोस्तों रसायनुवर्तन इसका आंसर होगा, लेकिन बहुत जगहों पर रसायनुवर्तन नहीं देता है, केमोथेरेपिज्म देता है, तो आप लोग केमोथेरेपिज्म भी याद रखना, डी नंबर वाला, दोनों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी देता है तो कभी कभी नहीं देता है। और अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला आता है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, पुंकेसर का कौन सा भाग कौन सा जननांग, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो नर हो जाएगा, नर मतलब पुरुष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यौन परिपक्व की अवधि जो होती है, अवधि को कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूनारंभ कहते हैं, यूनारंभ। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में यूनारंभ के लक्षण क्या होते हैं, स्तनों की वृद्धि और नितंबों का उभरना, रोजोधर्म का प्रारंभ, यानी कि इसका आंसर मिला जुला कर डी नंबर आप टिक लगाइएगा, सभी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 43 नंबर दोस्तों। ये क्वेश्चन है, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है 2 होती है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसे याद रखिएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। दोस्तों आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का ना, हाँ आभूषण नहीं, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, ठीक है ना, आंसर आपका सी नंबर होगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना वो 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है, तो आपका आर्गन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आर्गन आपका उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा। ऑप्शन में सी आपका 47 का उत्तर हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 48 का। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या। दोस्तों सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। सोना को AU के द्वारा दर्शाया जाता है। AU मतलब कि सोना होता है, AG मतलब कि आपका चांदी होता है, याद रखना। और आपका अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो अगर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अगर धातु का नाम लेगा तो पारा बताना। पारा मतलब होता है मरकरी, यानी कि जिसको हम लोग संकेत में Hg बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अधातु दे देगा ना तो हो जाएगा ब्रोमीन, जिसको हम लोग Br बोलते हैं। ठीक है, तो अधातु का आएगा ब्रोमीन, लेकिन अगर धातु का आएगा तो पारा होगा, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन में धातु का ही नाम लिया है, तो पारा पर ही आप लोग टिक लगाइएगा। यही था दोस्तों आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाला। तो इसे अच्छे से आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा 1-2 बार वीडियो को देखकर। ठीक है।